हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल बायो वर्ल्ड विद गौरी मैम। आइसर बायोलॉजी के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं डीएनए रेप्लिकेशन। वैटसन एंड क्रिक ने डीएनए का मॉडल प्रपोज किया। उसके बाद डीएनए का रेप्लिकेशन किस तरीके से होता है इसके बारे में रिसर्च चल रहा था। इसके लिए साइंटिस्ट के पास 3 ऑप्शंस थे। देखो, whether the DNA replication takes place in conservative manner, सेमी कंजर्वेटिव मैनर या फिर डिस्पर्सिव मैनर। तो आइए हम पहले समझ ले ये 3 ऑप्शंस क्या थे। इन तीनों वर्ड्स के मीनिंग आपको पता होने चाहिए। सो लेट्स अंडरस्टैंड दिस फर्स्ट। सो फर्स्ट वी आर टॉकिंग अबाउट कंजर्वेटिव मॉडल। अगर हम डीएनए का रेप्लिकेशन कंजर्वेटिव मोड पर होता है ऐसे अगर कह रहे हैं तो किस तरीके से होना चाहिए। लेट्स से दिस इज अ पेरेंट डीएनए। ये पेरेंट डीएनए है। इसका रेप्लिकेशन होने के बाद एक पेरेंट डीएनए डबल हेलिक्स उसी तरीके का रहेगा जैसे पहले है और दूसरा नया फॉर्म होगा। आफ्टर रेप्लिकेशन एक पूरा कंजर्व होगा और एक पूरा नया फॉर्म होगा। इसे कहा जाता है कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन। ठीक है। फिर डिस्पर्सिव टाइप ऑफ रेप्लिकेशन जब कह रहे हैं, डिस्पर्सिव डीएनए रेप्लिकेशन, जहाँ पर हम देखते हैं कि ये जो पेरेंट डीएनए है इसका रेप्लिकेशन होते समय कुछ पार्ट नया फॉर्म हुआ और कुछ पार्ट पहले वाला ही था नए डुप्लेक्स में। ये एक डबल स्ट्रैंडेड और ये दूसरा डबल स्ट्रैंडेड। तो यहाँ पर ये इस तरीके से दोनों में थोड़ा थोड़ा पार्ट नया रहा और थोड़ा थोड़ा पहले वाला आ गया। तो ये हो सकता है डिस्पर्सिव टाइप ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। ठीक है यहाँ तक बात। ओके। अब नेक्स्ट है सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन। जिसमें हम देखते हैं अगर ये पेरेंट डीएनए है तो इसका रेप्लिकेशन होने के बाद इस तरीके से एक स्ट्रैंड जो है वो पहले वाले डीएनए का और उसके साथ कुछ दूसरा स्ट्रैंड यहाँ फॉर्म हुआ। So this is a way semi-conservative replication takes place. अब इसके बारे में देखना था कि डीएनए का रेप्लिकेशन किस तरीके से होता है। इसलिए यहाँ पर एक्सपेरिमेंट किया गया। मेसेल्सन स्टाल्स साइंटिस्ट ने ये एक्सपेरिमेंट किया जहाँ पर उन्होंने नाइट्रोजन का हेवी आइसोटोप यूज़ किया टू फाइंड आउट विच टाइप ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन एक्चुअली टेक्स प्लेस। तो देखो किस तरीके से यहाँ पर उन्होंने, अब तो हम लोग ये जानते हैं बैक्टीरिया की ग्रोथ जो होती है, एक बैक्टीरिया के 2 बैक्टीरिया होने में 20 मिनट्स लगते हैं। सो इसी ड्यूरेशन में द रेप्लिकेशन ऑफ द बैक्टीरियल क्रोमोसोम टेक्स प्लेस। फिर यहाँ पर इस बैक्टीरिया को पहले ग्रो किया गया N15 के मीडियम में। मतलब यहाँ पर जो अमोनियम क्लोराइड यूज़ किया गया NH4Cl वो हेवी आइसोटोप वाला यूज़ किया गया ताकि इस बैक्टीरिया के रेप्लिकेशन में जो भी
नाइट्रोजन इनकॉर्पोरेट हो वो हेवी नाइट्रोजन इनकॉर्पोरेट हो जाएगा। देन इसका ये जो डीएनए का सैंपल मिला, सो लेट्स से हम लोग इसे ड्रॉ कर ले। तो शुरू में दिस इज समथिंग लाइक दिस। ये था N15 बैक्टीरिया, N15 डीएनए कहेंगे हम इसे। अब इसका सीजियम क्लोराइड सेंट्रिफिकेशन किया, जो डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रिफिकेशन का टाइप है, जहाँ पर डेंसिटी के हिसाब से सेपरेशन होता है। So they observe band somewhere here because it is having a heavy isotope having a high density. Hence here the band was observed N15 N15 दोनों स्ट्रैंड में N15 हेवी आइसोटोप यहाँ पर इनकॉर्पोरेट हुआ। ठीक है, दिस इज अ रिजल्ट ऑफ डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रिफिकेशन। फिर इसके बाद दिस बैक्टीरिया वाज ग्रोन ऑन N14, मतलब जो लाइट नाइट्रोजन है उसके मीडियम के ऊपर इस बैक्टीरिया को ग्रो किया। तो देखा गया यहाँ पर एक स्ट्रैंड में N15 दिखाई दे रहा है, जबकि दूसरे वाले स्ट्रैंड में N14 है। मतलब जो नया स्ट्रैंड फॉर्म हुआ वहाँ पर N14 इनकॉर्पोरेट हुआ। सो दिस इज N14 and this is N15। ओके, फिर इसका सीजियम क्लोराइड सेंट्रिफिकेशन करने पर यहाँ पर बैंड्स जो दिखाई दिए वो इन बिटवीन दिखाई दिए, जिसमें हाइब्रिड था N15 और N14 का। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आई? सो दिस इज आफ्टर 20 मिनट्स। नाउ इस बैक्टीरिया को आगे ग्रो किया गया, मतलब सेम मीडियम में उसे कंटिन्यूली ग्रो किया गया। तो ऐसे देखने को मिला कि यहाँ पर जो सपोज इस तरीके से अभी N14 इसमें इनकॉर्पोरेट हुआ, जो लाइट वाला है। ठीक है, और ये जो हमने ग्रीन ड्रॉ किया है वो N14 है, और जो ब्राउन ड्रॉ किया हुआ है वो N15 है। तो यहाँ पर ये एक N15 रहा और एक N14 रहा। और आगे जबकि हम N14 के मीडियम में उसे ग्रो कर रहे हैं, इसलिए नेक्स्ट जनरेशन में N14 ही इनकॉर्पोरेट हुआ। इसका सीजियम क्लोराइड सेंट्रिफिकेशन अगर देखें तो इसके रिजल्ट्स कुछ इस तरीके से आए, जहाँ पर दो बैंड्स दिखाई दिए, जिसमें ये लाइट वाला बैंड जो था वो N14 का था, और यहाँ जो डार्क वाला बैंड दिखाई दिया या हेवी वाला बैंड था वो N14 और N15 का था, इस तरीके से। तो यहाँ N14 N15 जो हाइब्रिड है, और यहाँ पर जो N14 N14 है वो लाइट है। ठीक है, यहाँ तक बात। इस तरीके से ये समझा गया इस एक्सपेरिमेंट से कि डीएनए का रेप्लिकेशन जो होता है वो सेमी कंजर्वेटिव मैनर में होता है। डीएनए रेप्लिकेशन टेक्स प्लेस इन अ सेमी कंजर्वेटिव मैनर। जब भी डीएनए का रेप्लिकेशन होता है उसमें एक स्ट्रैंड पहले वाला कंजर्व होता है और उसके साथ दूसरा स्ट्रैंड फॉर्म होता है। इस तरीके से ये रेप्लिकेशन चलते रहता है। ठीक है, गॉट इट? ओके।
किस कंसेप्ट पर बेस्ड आइसर के पेपर में आया हुआ ये क्वेश्चन है। यहाँ पर पूछा है, देखो, एन ई कोलाई whose DNA is fully labeled by N15 is grown in a medium containing N14 मतलब NH4Cl ammonium chloride. What will be the percentage of hybrid N15 N14 and light, that is N14 N14 DNA molecules at the end of 80 minutes? Assume that doubling time of E. coli is 20 minutes. ठीक है, और नीचे हमें 25% हाइब्रिड, 75% लाइट, 50% हाइब्रिड, 50% लाइट, 0% हाइब्रिड, 100% लाइट और 12.5% हाइब्रिड एंड 87.5% लाइट, इस तरीके से ऑप्शंस दिए हुए हैं। अभी मैंने आपको कंसेप्ट समझा दी है, तो ये क्वेश्चन आप ट्राई करोगे और कमेंट सेक्शन में मुझे इसका आंसर सेंड करोगे। ओके, आगे हम देखने जा रहे हैं डीएनए रेप्लिकेशन। अब ये डिसाइड हो गया डीएनए रेप्लिकेशन होता है सेमी कंजर्वेटिव मैनर में। अब हम देखने जा रहे हैं कौन कौन से एंजाइम्स इन्वॉल्व होते हैं डीएनए रेप्लिकेशन में, किस तरीके से ये प्रोसेस होती है। सबसे पहले तो बेटा ये समझ लो, डीएनए के स्ट्रक्चर में एक स्ट्रैंड होता है 5 प्राइम टू 3 प्राइम, दूसरा होता है 3 प्राइम टू 5 प्राइम, मतलब ये एंटी पैरेलल मैनर में है। अब 3 प्राइम एंड जो है वहाँ पर OH ग्रुप है जो जिसमें ऑक्सीजन जो है वो हाईली रिएक्टिव है। इस साइड में न्यूक्लियोटाइड्स जोड़ना डीएनए पॉलीमरेज मतलब जो एंजाइम न्यूक्लियोटाइड्स जोड़ने जा रहा है उसके लिए आसान है। फॉस्फेट की तरफ वो नहीं जोड़ सकता। इट कैन ऐड न्यूक्लियोटाइड टू बाय रिमूविंग दिस हाइड्रोक्सिल OH सॉरी ऑक्सीजन। ठीक है, तो इस तरीके से इस वजह से डीएनए रेप्लिकेशन टेक्स प्लेस फ्रॉम 5 प्राइम टू 3 प्राइम। मतलब जो टेम्पलेट स्ट्रैंड मतलब जिससे सीक्वेंस लेना है वो टेम्पलेट स्ट्रैंड यहाँ रहेगा 3 प्राइम टू 5 प्राइम और इसके ऊपर जो रेप्लिकेशन चलेगा वो होगा 5 प्राइम टू 3 प्राइम। इसलिए डीएनए रेप्लिकेशन कहा जाता है 5 प्राइम टू 3 प्राइम। अंडरस्टूड यहाँ तक? ओके, अब आगे देखो, ये रहा डीएनए जो डबल स्ट्रैंडेड है। चलो इसे 5 प्राइम 3 प्राइम और यहाँ 5 प्राइम और इस स्ट्रैंड का ये 3 प्राइम। अब इसको खोलना पड़ेगा, इसका रेप्लिकेशन करना है तो इसे खोलना पड़ेगा। इसे कहाँ खोला जाए, कहाँ से रेप्लिकेशन शुरू किया जाए, इसके लिए ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन नाम की साइट है, वहाँ से ये ओपन होता है। ठीक है, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन प्रोकैरियोट्स में एक ही होता है, बैक्टीरिया में, जबकि यूकैरियोटिक डीएनए बहुत लंबा होता है। इट इज़ वेरी large in size and hence there are multiple origin of replications in eukaryotic cells. ठीक है, अभी हमें तो पता चल गया कि ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन के यहाँ से डीएनए को ओपन करना है, मगर ओपन करने के लिए कुछ एंजाइम चाहिए, ऐसे तो होगा नहीं। सो यहाँ पर फॉर द ओपनिंग ऑफ दिस डीएनए और इट इज़ नोन एज अनवाइंडिंग, हेलिकेज नाम का एंजाइम काम करता है जो अनवाइंडिंग करेगा, अनवाइंडिंग ऑफ डीएनए। समझ में आ रहा है? ठीक है, यहाँ तक बात। अनवाइंडिंग ऑफ डीएनए इज कैरिड आउट बाय हेलिकेज एंजाइम। अब आप जानते हो डीएनए में कौन से बेस पेयर्स है, ATGC, राइट? हमने पढ़ा था ये जो बीच में है ये नॉन कोवैलेंट इंटरैक्शंस हैं, ये तोड़ी जा सकती है एज पर रिक्वायरमेंट। तो आज ये रिक्वायरमेंट आई है, डीएनए रेप्लिकेशन करना है तो ये इजीली तोड़ी जा सकती है, मगर ये इजीली जुड़ भी जा सकती है। तो ये डीएनए जो ओपन किया है वो वापस से जुड़ ना जाए, इसलिए डीएनए के ऊपर सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन अटैच किए जाते हैं ताकि ये वापस से एक दूसरे के साथ जुड़ ना जाए। So SSB is single strand binding protein. These are
सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन। ओके, तो इसकी वजह से ये स्ट्रैंड्स सेपरेटेड रहेंगे, एक दूसरे के साथ फिर से ज्वाइन नहीं होंगे। फिर देखो एसएसपी के बाद, अब देखो हम डीएनए ओपन किया हुआ डीएनए यहाँ ड्रॉ कर रहे हैं। इस तरीके से डीएनए ओपन हो जाएगा। ये यहाँ पर ओपन हो गया। ये यहाँ पर 5 प्राइम एंड, इसका यहाँ पर 3 प्राइम एंड, दूसरे का 5 प्राइम और इसका 3 प्राइम। ओके, 5 प्राइम 3 प्राइम, राइट। अभी जो डीएनए पॉलीमरेज इज द एंजाइम विच कैरी आउट डीएनए सिंथेसिस। यस, यहाँ हम लिख दे। अब एंजाइम जो है वो है डीएनए पॉलीमरेज। पॉलीमराइजेशन मतलब पॉलीमर फॉर्म करना, ये करेगा डीएनए सिंथेसिस। ठीक है, ये करेगा डीएनए सिंथेसिस। डीएनए सिंथेसिस करने के लिए पहले आरएनए प्राइमर लगता है और आरएनए प्राइमर के बाद डीएनए सिंथेसिस कराया जा सकता है। So this is the enzyme DNA polymerase which will start synthesizing DNA, as we have said that is from 5 प्राइम टू 3 प्राइम। तो यहाँ से शुरू करना होगा इस तरीके से। तो ये जो डॉटर डीएनए या फिर न्यूली सिंथेसाइज्ड स्ट्रैंड जो होगा वो होगा 5 प्राइम टू 3 प्राइम। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो इस तरीके से ये जा रहा है, डीएनए पॉलीमरेज न्यूक्लियोटाइड्स ऐड करते जा रहा है, ये डीएनए सिंथेसिस अच्छे से चल रहा है। मगर इधर वाले डीएनए का क्या? इधर वाला भी डीएनए रेप्लिकेट करना है ना, सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन करना है। तो यहाँ क्या होता है, यहाँ पर यहाँ से देखो ये डीएनए धीरे धीरे ओपन होते जाएगा और इसका सिंथेसिस सीधी तरीके से चलेगा, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। मगर इधर क्या होगा, जैसे ये ओपन होगा उतना पैच करो, फिर से ओपन हुआ उतना पैच करो, फिर से ओपन हुआ, तो ये दूसरे स्ट्रैंड में पैचेस में डीएनए सिंथेसिस करना पड़ेगा। पता है, समझ में आ रहा है? ये जो फ्रैगमेंट वाला डीएनए सिंथेसिस होता है इसे कहते हैं लैगिंग स्ट्रैंड, और जो ये फ्रैगमेंट्स रहते हैं उनको कहते हैं ओकाज़ाकी फ्रैगमेंट्स। तो यहाँ जो पैचेस में डीएनए सिंथेसिस हो रहा है, दिस स्ट्रैंड इज लैगिंग स्ट्रैंड, और जो ये पैचेस है छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स में डीएनए सिंथेसिस हो रहा है उनको कहा जाता है ओकाज़ाकी फ्रैगमेंट्स। ठीक है यहाँ तक बात? जबकि जहाँ पर कंटिन्यूअस डीएनए सिंथेसिस हो रहा है उसे कहा जाता है लीडिंग स्ट्रैंड। राइट, तो लीडिंग स्ट्रैंड में कंटिन्यूअस डीएनए सिंथेसिस, वेराज लैगिंग स्ट्रैंड में डीएनए सिंथेसिस पैचेस में होगा। अंडरस्टूड? समझ में आया? इस तरीके से डीएनए सिंथेसिस होता है। और रही बात ये जो बीच बीच में जगह रही, तो इसे पार्ट्स में तो नहीं छोड़ा जा सकता, उनको जोड़ने के लिए एंजाइम काम करेगा जिसका नाम है लाइगेज, जो ये छोटे छोटे टुकड़े जो हैं डीएनए के भी वो जोड़ देगा। अंडरस्टूड? सो लाइगेज वर्क्स हियर and that ligates the small fragments of that lagging strand DNA synthesized. Alright? तो इस तरीके से यहाँ पर डीएनए सिंथेसिस होता है जो है सेमी कंजर्वेटिव मैनर में। इसी तरीके से हम लोग और भी मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के कंसेप्ट जैसे कि म्यूटेशन है, टाइप्स ऑफ म्यूटेशन है, म्यूटेशन असल में है क्या, इसके अलावा ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, जेनेटिक कोड, ये सारी चीज़ें पढ़ने जा रहे हैं। चैनल को सब्सक्राइब और लाइक शेयर ज़रूर करना। ऑल द बेस्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।